दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा अगर मैं कहूं कि ये जो शताब्दी है ये भारत की है और ये दशक भारत के न्यूक्लियर एनर्जी का होने वाला है। दोस्तों हर साल एक न्यूक्लियर रिएक्टर भारत कमीशन करने वाला है, पर ये तो पुरानी बात हो गई। दोस्तों कुछ नया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। $26 बिलियन का प्राइवेट सेक्टर के द्वारा निवेश होने वाला है, जिसमें जो भारत के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जिसमें टाटा है, अडानी है, अंबानी है, वेदांता है, ये सब मिलकर भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगवाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे वो जो सपने भारत ने दिखाए थे जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन किया गया था, जिसमें उनको कहा गया था कि हमें कहीं से भी न्यूक्लियर फ्यूल तो लेने दीजिए, बदले में हम आपके रिएक्टर्स खरीदेंगे। दोस्तों उन सबको सांप सूंघ चुका है। फ्रांस, अमेरिका, जापान ये सभी भारत की ओर मुंह बाए हुए देख रहे थे कि कब भारत इनका न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदेगा, पर दोस्तों ये सब अब सपना बन के रहने वाला है। क्या हुआ है आपको बताता हूं। तो जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया ने $26 बिलियन का प्राइवेट निवेश न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट में सीक किया है, जिसमें बड़े बड़े भारत के बिजनेस हाउसेज एकजुट हो रहे हैं। अडानी भी है, RIL भी है, टाटा भी है, वेदांता भी है। उनका कहना बड़ा क्लियर है, टेक्नोलॉजी हमारी आत्मनिर्भर है। आपके पास पैसा है, भारत में कंज्यूमर है, सारी चीजें भारत में है, फिर विदेशियों को क्यों लाना है। तो क्या हो रहा है आइए आपको बताता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं NPCIL का भी कहना बड़ा क्लियर है कि वो खुद भी हर साल एक रिएक्टर बना रहे हैं और वो कमीशन भी होता जा रहा है, यानी कि भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का जो डिकेड है वो करीबन शुरू हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे प्लान बहुत बड़ा है। अक्सर आपको लगता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर से केवल और केवल बिजली आपके घर में जो आ रही है वो क्लीन एनर्जी होगी, वैसा नहीं है। ये बात बड़ी हो रही है। यहां पे ट्रांसपोर्टेशन से लेके इंडस्ट्रीज तक सब कोई रिवॉल्यूशनाइज होने वाले हैं। अगर आप टोटल एनर्जी कंजम्पशन देखें तो केवल 20% एनर्जी बिजली के रूप में हम कंज्यूम करते हैं, बाकी 80% विश्व भर में कोल, पेट्रोल, डीजल, गैस, लिग्नाइट के माध्यम से आ रही है। और अब भारत उसको भी ग्रीन करने की ओर देख रहा है। कैसे, आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े विदेशी प्लेयर्स हैं, क्या जनरल इलेक्ट्रिक, क्या तोशिबा, क्या हिटाची, क्या मित्सुबिशी, क्या चाइना की कंपनीज, ये सभी के सभी को बड़ा झटका लगा है। भारत का मार्केट उनके हाथ से खींच लिया गया है। तो इससे पहले आगे बढ़ूं, आप सभी को निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और भारत संवाद 10,000 की ओर जा रहा है, इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आप सब्सक्राइब बटन दबा दें। तो मेक श्योर अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में अगर आप देखें, गवर्नमेंट ने दोस्तों बड़े ही क्लियर शब्दों में कहा है कि अब प्राइवेट फर्म्स आएंगे, $26 बिलियन निवेश करेंगे भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में। उनका कहना है दोस्तों, अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियर एनर्जी कार्बन एमिशंस जनरेट नहीं करती है और इसलिए ये क्लीन है। और इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, अडानी, वेदांता, इन सभी को इंक्लूड किया जा रहा है और सभी को कहा जा रहा है आप सभी 44 करोड़ रुपए आप लोग सभी इन्वेस्ट करेंगे ईच पर कंपनी। और इसके साथ पहली बार भारत में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सीख किया जा रहा है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। दोस्तों अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो भारत में केवल 2% एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी से आती है। और इसके साथ अगर आप देखें तो जब ये फंडिंग आएगी, नए न्यूक्लियर प्लांट्स आएंगे, तो हमारा जो टारगेट है कि नॉन फॉसिल फ्यूल से जो बिजली बन रही है बाई 2030 वो आधी हो, वो हम अटेन कर जाएंगे। इस वक्त 42% पे है ये। अब दोस्तों यहां पे आपको कहना चाहूंगा, इस इन्वेस्टमेंट के साथ गवर्नमेंट उम्मीद कर रही है कि 11 गीगावाट बिजली प्राइवेट सेक्टर के निवेश से बनवाएगी बाई 2040। अब यहाँ पे दोस्तों कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज थे, स्पेशली यूएस अगर आप देखें तो मनमोहन सिंह जी के काल में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था, 123 अग्रीमेंट कहते हैं। उसके साथ भारत के लिए दुनिया भर से जो न्यूक्लियर फ्यूल यानी यूरेनियम सप्लायर्स हैं उसके रास्ते खुल गए। भारत उसके बाद से ही कजाकिस्तान से, कनाडा से, अलग अलग देशों से यूरेनियम मंगवाता है। लेकिन इनको भी कुछ उम्मीद थी, इनको लग रहा था कि भारत में जो इनकी कंपनीज हैं जैसे जनरल इलेक्ट्रिक, वेस्टिंग हाउस, ये सब भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे और इनको इंडिया का मार्केट मिल जाएगा। तो गिव एंड टेक हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल मिला, इनको भारत का मार्केट मिलता है रिएक्टर्स के लिए। लेकिन भारत साफ साफ कह देता है, इंडिया का सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है जो क्लियरली कहता है यदि कोई भी हादसा होता है तो इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदारी जो भी ऑपरेटर है न्यूक्लियर प्लांट का उसको लेनी होगी।
लेकिन ये उसके लिए तैयार नहीं है, जबकि इसमें साफ साफ कहा गया आपको एक इंश्योरेंस लेना होगा, 1500 करोड़ तक का डैमेज आपको खुद बियर करना होगा, इससे अधिक होगा तो सरकार आ जाएगी, लेकिन ये उसके लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ जीई, हिटाची, वेस्टिंगहाउस भारत की ओर देख भी नहीं रहे हैं, और यहाँ पे काफी टाइम इनको इंतजार किया गया। इनके लिए आप अगर देखें तो साइट्स फॉर न्यूक्लियर प्लांट गुजरात में, आंध्र प्रदेश में एलोकेट भी कर दिया गया, लेकिन ये काम ही शुरू नहीं कर रहे डर से। तो यहां पर दोस्तों भारत प्राइवेट सेक्टर को अब बुला रहा है, क्योंकि भारत के लिए अब न्यूक्लियर फ्यूल दुनिया भर से आ रहा है, यानी यूरेनियम अब भारत रशिया से मंगवाता है, कजाकिस्तान से मंगवाता है, कनाडा से मंगवाता है, ऑस्ट्रेलिया से भी रास्ते खुल रहे हैं, यानी कि अब यूरेनियम दुनिया भर से आ रहा है। अब यहां पर चाहिए था अगर किसी बात की तो वो था निवेश। अब यहां पर दोस्तों क्या प्लान किया गया है, प्राइवेट कंपनीज को कहा गया है आप इन्वेस्ट करें न्यूक्लियर प्लांट्स में, लैंड एक्विजिशन में, वाटर बनाने, वाटर के लिए जो सप्लाईज आपको लानी होगी, आसपास के इलाके में न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के बाहर जो कंस्ट्रक्शन करना होगा वो सब कीजिए, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्टर होगा उसको बनाना, उसको रन करना, उसमें जो फ्यूल मैनेजमेंट होगा। दोस्तों होता क्या है, ये जो यूरेनियम आता है अलग अलग रिएक्टर में अलग अलग फ्यूल टाइप के अनुसार फ्यूल को वापस से रिप्लेस करना पड़ता है, किसी में 6 महीने में, किसी में 1 साल में, किसी में 1.5 साल में, ये डिपेंड करता है कैसा प्रकार का रिएक्टर है और कैसा फ्यूल है। तो यहां पर अगर आप देखें तो वो जो रिफ्यूल करने की बात हो रही है, फ्यूल मैनेजमेंट, वो भी एनपीसीआईएल ही करेगा, यानी कि पूर्ण रूप से रिएक्टर का संचालन एनपीसीआईएल करेगा। प्राइवेट कंपनीज केवल निवेश करेंगी, लैंड एक्विजिशन करेंगी, और उसको जो बाकी सप्लाई चेन चाहिए रिएक्टर के बाहर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना है वो सब वो करेंगे। और बदले में प्राइवेट कंपनी को क्या मिलेगा दोस्तों, इससे जो बिजली बेची जाएगी उससे उनको रेवेन्यू वो कमा सकेंगे, लेकिन बदले में एनपीसीआईएल को कुछ फीस भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसके रिएक्टर को चलाने का काम वो कर रहा होगा। तो यहां पे इंडिया ने बड़े क्लेवर तरीके से एटॉमिक एनर्जी एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको अमेंड करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही। एटॉमिक एनर्जी एक्ट क्या कहता है कि प्राइवेट कंपनीज न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगा सकती, हाँ वो कंपोनेंट सप्लाई कर सकते हैं, इक्विपमेंट दे सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द रिएक्टर वर्क्स कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जो रिएक्टर लगाना, मैनेज करना, चलाना वो एनपीसीआईएल करेगी, बदले में फीस लेगी, लेकिन वो रिएक्टर को कमीशन करना यानी पैसा देके लगवाना, वो रिएक्टर कॉम्प्लेक्स बनवाना, वो सब प्राइवेट प्लेयर करेगा, बदले में पैसे ले लेगा जो बिजली बेची जाएगी। तो इसके साथ दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एनपीसीआईएल जो सरकारी है उसके रिएक्टर्स का इस्तेमाल होना है। एनपीसीआईएल अगर आप देखें तो इसके प्लान बड़े ऊंचे हैं। इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि हम हर साल एक अपना रिएक्टर कमीशन करेंगे। ऑलरेडी भारत में ढेर सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उनमें हर साल एक एडिशनल रिएक्टर कमीशन होने वाला है हर साल। और इसके साथ जो भारत का प्लान है कि इस वक्त करीबन 7480 मेगावाट बिजली न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है, इसको 2031-32 तक बढ़ा के 22,480 मेगावाट कर दिया जाए, यानी करीबन 22 गीगावाट कर दिया जाए। तो इसके साथ अगर आप देखें तो एनपीसीआईएल कह रहा है कि इसमें हम 700 मेगावाट के रिएक्टर्स का ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों 700 मेगावाट दोस्तों? 700 मेगावाट के रिएक्टर में एक तो होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलती है, नंबर 2 उनकी एक्सपर्टीज हो चुकी है, क्योंकि ये 700 मेगावाट रिएक्टर आइडियल साइज है जो सभी को फुलफिल करता है, और इनकी एक्सपर्टीज है इसमें। 700 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स ये अब फ्लीट मोड में बना रहे हैं, यानी कि इनका बड़ा सा अगर आप देखें तो एक जैसे कन्वेयर बेल्ट होता है उस प्रकार से बन चुका है। इस वक्त 19 रिएक्टर बन रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस में है। कोई स्टेज 1 में रिएक्टर है, बन जाता है तो स्टेज 2 में जाता है, तब तक स्टेज 2 में काम होता है, नया रिएक्टर स्टेज 1 में जाता है, स्टेज 2 वाला स्टेज 3 में जाता है, स्टेज 1 वाला स्टेज 2 में आ जाता है। तो एक बड़ा सा जैसे कन्वेयर बेल्ट में काम चलता रहता है। आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में जैसे काम होता है, वैसे ही ये फ्लीट मोड में रिएक्टर्स बना रहे हैं 700 मेगावाट का। 700 मेगावाट में दोस्तों और भी खासियत है, ये जो रिएक्टर्स है ये बहुत ज्यादा सेफ हैं, क्योंकि इनमें एनपीसीआईएल ने बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स को ऐड किया है, जैसे कि ये रिएक्टर्स अपनी रिएक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूल कोर को ठंडा कर सकते हैं, जो भी अगर रिलीज भगवान ना करे पर यदि हो गया तो उसको रोकने का उसमें प्लान है। वैसे ही एडिशनल सेफ्टी फीचर्स है, काफी मजबूत लाइनिंग है, पैसिव डिके हीट रिमूवल सिस्टम है, कंटेनमेंट फिल्टर्ड वेंटिंग सिस्टम है और अन्य चीजें आपको देखने मिलती है। इन शॉर्ट एनपीसीआईएल का रिएक्टर बड़ा सेफ है। इंडिया का ग्रैंड प्लान क्या है इसमें? देखिए 20% एनर्जी ही बिजली से आ रही है, 80% आज भी
आप जब गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल के रूप में, स्कूटर के चलाते हैं पेट्रोल के रूप में, बस ट्रक डीजल के रूप में, डीजल ट्रेन्स भी हैं। वैसे ही आप देखें तो पावर प्लांट्स भी कोल से चल रहे हैं, बाकी फैक्ट्रीज में कोल जा रहा है, नेचुरल गैस फर्टिलाइजर प्लांट्स में जा रहा है। तो आज भी 80% एनर्जी नीड हम नॉन इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं। तो अब यहां पे ये वाला फ्यूल को कैसे ग्रीन किया जाए, तो एक बार जब हम न्यूक्लियर पावर को हार्नेस करना शुरू करेंगे तो उसी से हम हाइड्रोजन बनवाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट नहीं करता। तो ये जो हाइड्रोजन होगा ये ग्रीन हाइड्रोजन होगा, और एक बार ग्रीन हाइड्रोजन हम बनाना शुरू कर दिए तो हम दुनिया को ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्रीन हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करना बड़ा आसान है। जैसे नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट होता है वैसे ही शिपिंग के माध्यम से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रक से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्टोरेज सिस्टम बना सकते हैं। और इस ग्रीन हाइड्रोजन से इसको हम इंडस्ट्रियल यूज में, स्टील इंडस्ट्री इस्तेमाल कर सकती है, केमिकल इंडस्ट्रीज में इसको अलग अलग चीजें बनानी है उसके लिए यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, अलग अलग चीजें बन सकती हैं। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के लिए शिपिंग डायरेक्टली हाइड्रोजन यूज करेगी, एविएशन में यूज होगा, कार्स भी यूज होंगी फ्यूचर में, रेल्स, ट्रक्स, बसेस, ये सब हाइड्रोजन से चलने वाले हैं। और हीटिंग के लिए घरों में जहां पे ठंड है वहां पे हाइड्रोजन यूज होगा, पावर जनरेशन में हाइड्रोजन यूज होगा। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के बहुत सारे एंड यूजेस हैं, तो अलग अलग चीजों में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो भारत दुनिया को ग्रीन हाइड्रोजन दे सकता है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसी चीजें ला रहा है, जो कि पूरा डेवलप्ड वर्ल्ड लाएगा। तो उसमें हमारी इंडस्ट्री अगर ग्रीन हो जाएगी तो हम दुनिया पे इजीली एंटर कर सकेंगे बिना टैक्स दिए, और दुनिया भर को हमारा सामान, क्लीन ग्रीन सामान पहुंच सकेगा। दोस्तों यहाँ पे इंडिया का 3 स्टेज प्रोग्राम है, उसके बारे में भी आपको मैं जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूं। क्या है 3 स्टेज प्रोग्राम? देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेज है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, वही रिएक्टर जो NPCIL बनाता है, जिसमें हम नेचुरल यूरेनियम डालते हैं, रिएक्टर में जाता है, बाई प्रोडक्ट बनता है प्लूटोनियम और डिप्लीटेड यूरेनियम, और साथ में बिजली तो बनती ही है। अब स्टेज 2 में क्या करना है, जो कि कलपक्कम में अगर आप देखें तो एक रिसर्च रिएक्टर है, इस साल के अंत तक आपको देखने मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, ये डिप्लीटेड यूरेनियम प्लूटोनियम डाला जाता है, और ये रिएक्टर की खासियत क्या है, ये प्लूटोनियम इसमें इनपुट भी आता है, और ये खुद भी प्लूटोनियम को, डिप्लीटेड यूरेनियम जो डाल रहे हो वो डिप्लीटेड यूरेनियम प्लूटोनियम में कन्वर्ट होता जाता है। तो प्लूटोनियम से चलता है, प्लूटोनियम बनाता है, और इस प्रकार से ये प्लूटोनियम ब्रीडर रिएक्टर है, और प्लूटोनियम ही खाता भी है, प्लूटोनियम बनाता भी है। और साथ में अगर आप देखो तो ये बाई प्रोडक्ट देता है यूरेनियम 233। अब स्टेज 3 में क्या करेंगे, यूरेनियम 233 डालेंगे, साथ में थोरियम डालेंगे, और इस वजह से ये थोरियम जो कि 232 जिसका एटॉमिक मास होता है वो ट्रांसम्यूट होकर यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होता है, साथ में बिजली बनाता है। तो इस तरीके से स्टेज 3 में आप थोरियम डालोगे, थोरियम बनेगा, और इसी दौरान आप देखो तो हमको अनलिमिटेड बिजली मिलने वाली है। प्लूटोनियम यहां पर आपको स्टेज 1 में बाई प्रोडक्ट मिल रहा है। प्लूटोनियम के बारे में बता देता हूं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। कारण क्या है, थोड़े से ही प्लूटोनियम से आप फिजन वेपन बना सकते हो। जो न्यूक्लियर बॉम्ब है फिजन वाला, अगर आपको 1 किलो टन के यील्ड वाला फिजन बॉम्ब बनाना है तो आपको केवल 1 से 2 केजी प्लूटोनियम चाहिए। वही हाईली एनरिच्ड यूरेनियम 5 से 10 केजी लेना पड़ता है। तो प्लूटोनियम थोड़ा सा भी अगर कोई चोरी कर लिया तो बॉम्ब बनाना रिलेटिवली उससे आसान है। तो इसलिए सप्लाई चेन की इंटीग्रिटी रखना बड़ा जरूरी है। यहां पे दोस्तों आपको बता देता हूं, इस वक्त हम स्टेज 2 का इनॉग्रेशन करने वाले, इस साल के अंत तक उम्मीद किया जा रहा है चेन्नई में कलपक्कम में प्लूटोनियम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो भविनी नाम की एक कंपनी है मैनेज करती है, वो बना रही है। कंपनी का सरकारी लैब है रादर, और वो अगर आप देखें तो 500 मेगावाट का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वहां पे जो बन रहा है। थोरियम दोस्तों स्टेज 3 में अगर हमने अनलॉक कर दिया तो भारत के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम है, जिससे हम लगभग 100 साल तक कहीं और बिना देखे बिजली बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, थोरियम से दोस्तों बॉम्ब नहीं बनाया जा सकता। जो थोरियम रिएक्टर है उससे जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है उससे आप बॉम्ब नहीं बना पाओगे, और इस वजह से आप अगर देखो तो ये दुनिया भर में थोरियम रिएक्टर्स हम सप्लाई कर पाएंगे अगर इस पर हमने एक्सपर्टीज हासिल कर ली तो ये ग्रैंड विजन है। स्टेज 1 स्टेज 2 होने जा रहा है, आने वाले कुछ सालों में स्टेज 3 की ओर अब हमें बढ़ना होगा, एक बार स्टेज 2 सक्सेसफुल हो गया तो। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। आप चाहे तो हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमारा QR कोड है
जिसको आप स्कैन कर सकते हैं जीपे फोन पे के माध्यम से, और आपकी जैसी श्रद्धा है उसके अनुसार आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो पेपैल के माध्यम से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे आवश्यक है इस वक्त आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना, बेल आइकन को दबाना। 10,000 की ओर हम तभी जा पाएंगे जब आप, जो नए सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा ना करें, सब्सक्राइब बटन दबा दें। इसके सिवा एक वीडियो आपको दिख रही होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा।